दुनिया में ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने पैसों के कारण प्रॉब्लम, दुनिया से धिक्कार, इंसल्ट और पता नहीं क्या क्या सहा होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप या आपके पिताजी या फैमिली में से कोई ना कोई मेंबर ने ऐसी चीजें अपने पे झेली होंगी जो शायद किसी को हम बता भी नहीं सकते। फिर भी उठे और सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़े और साबित किया अपने आप को। आज ऐसे ही मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं चाहूंगा आज की मूवी आप दिल से सुने और इसको दिल से महसूस करें। और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वो लाइक बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमें पता चले कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है। सुपर हिट एक्सप्लेनेशन की तरफ से आज की मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो शायद आपको जीवन में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर दे। यह कहानी शुरू होती है 1981 से, जहां हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है। क्रिस जो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स एक पोर्टेबल स्कैनर्स को खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन क्रिस की किस्मत उसका साथ नहीं देती। यह मशीन पूरी तरह से मार्केट में फ्लॉप हो जाती है और अब उसको बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। क्रिस अपनी पत्नी लिंडा और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ रहता है, जो कि एक किराए का घर होता है। क्रिस्टोफर की फीस, घर का रेंट और बहुत सारे खर्चे, जिन सबका बर्डन अब उसकी पत्नी के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से इन दोनों के रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। देखा जाए तो इसमें क्रिस या फिर उसके पत्नी की कोई गलती नहीं है। फाइनेंस के लिए लिंडा ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, साथ में अपना क्रिस भी बहुत मेहनत कर रहा होता है और उसे अपना घर चलाने के लिए महीने में 4 स्कैनर को बेचना होगा, लेकिन एक भी मुश्किल से बिक पाता है। अब एक दिन क्रिस जब अपने क्लाइंट को फ़ोन कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक बहुत शानदार सी गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसमें से एक आदमी उतरता है। क्रिस उस गाड़ी को देखते रह जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता और उस आदमी से पूछता है, व्हाट यू डू, हाउ यू डू। इसका मतलब कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वो आदमी सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारे करते हुए कहता है कि मैं एक शेयर ब्रोकर हूँ। और क्रिस जब उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहां से जो भी कोई निकल रहा होता है वो सब खुश होते हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है जो क्रिस की जिंदगी से लगभग पूरी तरह से आउट हो चुकी है। और क्रिस तय करता है कि वो भी एक शेयर ब्रोकर बनेगा। और इसी दृढ़ निश्चय से घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस काम को बंद करूँ और कोई जॉब कर लूँ। उसकी पत्नी कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसे भी तुम्हारी स्कैनर तो कोई खरीदता नहीं। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं एक शेयर ब्रोकर बन जाऊँ। उसकी पत्नी उसे हैरानी से देखकर कहती है, अच्छा है, मतलब तुम अब एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। क्रिस की पत्नी को उस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा। एक तरह से वो उसका मजाक उड़ा रही होती है। यह सुनकर क्रिस को बुरा लगता है। उसकी पत्नी अब डिसाइड कर लेती कि वो अब क्रिस के साथ नहीं रहेगी और वो अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर निकल जाती है। क्रिस को इस बात से बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। वो अपनी पत्नी से मिलता है और बोलता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरा बेटा क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और वह भी जानता है कि लीगली वह अपनी पत्नी से अपने बेटे को नहीं ले सकता। पर यह सब चलते हुए क्रिस की पत्नी को यूरोप में जॉब लग जाती है, जिसके चलते उसे यूरोप जाना पड़ता है और क्रिस को उसका अपना बेटा मिल जाता है। जिस घर में रहता है उसने कई महीने से घर का रेंट नहीं दिया होता है और एक दिन उसका घर का मालिक उसके पास आता है और कहता है कि तुमने रेंट नहीं पे किया है, मुझे अपने घर का पेंट करवाना है, तुम मेरा घर खाली कर दो। क्रिस कहता है कि मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। तब घर का ओनर कहता है कि ठीक है, तुम घर को पेंट कर दो, इसके बदले तुम 1 हफ्ते यहाँ रह सकते हो। क्रिस ने शेयर मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता है कुछ दिनों पहले और अगले दिन उसका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। रात को क्रिस घर का पेंट कर रहा होता है, तभी उसके घर में पुलिस आ जाती है अरेस्ट करने के लिए। एक्चुअली उसने पार्किंग की जो टिकट होती है, यानी पार्किंग की फ़ी जो उसने पे नहीं की होती है, अब उसे अरेस्ट किया जाता है। हालांकि वह पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो। पुलिस कहती है कि हमारे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हम तुम्हें कल सुबह 10 बजे से पहले छोड़ नहीं सकते। और अगली सुबह जब क्रिस को जेल से छोड़ा जाता है तो अपने सीधा इंटरव्यू के लिए भागते जाता है शेयर मार्केट की ओर, क्योंकि उसके पास बस के किराए के लिए भी पैसे नहीं होते। उसके कपड़ों पर पेंट लगा होता है और वह बाहर रिसेप्शन की ओर बैठा होता है अपने नंबर का वेट करते हुए। और तभी एक लड़की आती है जो उसका नाम बुलाती है। क्रिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह के कपड़े पहनकर खड़ा हो, फिर भी वो कुछ सोचता है और उसके बाद खड़ा हो ही जाता है और उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है जहाँ पर कुछ इंटरव्यूअर बैठे होते हैं। अब इंटरव्यूअर क्रिस को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी इतने गंदे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया होता है। इससे पहले कि वह इंटरव्यूअर कुछ बोलते, क्रिस कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से कहानी बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इतने गंदे कपड़े पहन के क्यों आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, पर कोई कहानी नहीं बना सका। और सच तो यह है कि कल रात मुझे पुलिस ने पार्किंग टिकट की फीस पे ना करने की वजह से अरेस्ट किया था। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह सब वेल सेटल लोग हैं और इन्हें इस बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि पार्किंग टिकट भरना बहुत ही छोटी बात है। तभी इंटरव्यूअर अब क्रिस से सवाल करना शुरू कर देते हैं। यह पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। क्रिस कहता है कि 12th क्लास तक, और मैं क्लास में फर्स्ट आया था। उसके बाद इंटरव्यूअर क्रिस से पूछता है कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट थे। क्रिस कहता है सिर्फ 8।
यह सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते, क्योंकि 8 बच्चों में आना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिस कहता है मैं 9th में भी फर्स्ट था और उसमें 21 लोग थे। क्रिस की ऐसी आंसर पे कोई भी कन्विंस नहीं होता और वो लगभग इंटर में फेल हो चुका है। और इससे पहले कि क्रिस को फाइनल बताया जाता, वो सबसे बोलता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई मुझसे आंसर पूछता है और मुझे जवाब नहीं आता तो मैं साफ साफ कह देता आंसर नहीं आता। पर मैं एक बात की बेट लगा सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आंसर कैसे ढूंढा जाता है और मैं आंसर ढूंढ कर ही रहता हूँ। इस बात से थोड़ा सा इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब जो यहाँ सबसे सीनियर इंटरव्यूअर होता है वो क्रिस से कहता है कि अगर कोई आदमी मेरे पास बिना बेल्ट के इंटरव्यू देने के लिए आया है और मैं उसे जॉब दे देता हूँ तो उसे क्या कहते हैं। तो शायद उसने बहुत ही शानदार पैंट्स पहनी होगी। ये आंसर सुन के सभी हंसना शुरू कर देते हैं। इस आंसर के बाद क्रिस को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इस इंटरव्यू में एक आदमी होता है जिसका नाम जैक है, जिसे क्रिस पहले से ही जानता है। क्रिस अब इंटरव्यूअर से कहता है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा कि मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करूंगा या नहीं। यह सुनकर जैक थोड़ा हैरान हो जाता है और क्रिस को कहता है कि पिछले कई दिनों से पागलों की तरह तुम इस जॉब के लिए मुझे परेशान कर रहे थे और जब यह तुम्हें सिलेक्ट कर रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे सोच के बताओगे। क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यह एक इंटर्नशिप है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अब पूरी तरह से बदल चुकी है। एक्चुअली एक इंटर्नशिप होती है जिसमें 20 लोगों को चुना गया होता है और 6 महीनों तक इन सबको इस काम की ट्रेनिंग दिया जाएगा और 6 महीने के बाद इन 20 में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा इस जॉब के लिए। इसलिए क्रिस पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि उसे ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। तभी इंटरव्यूअर कहता है तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइमिंग है, अगर कल सुबह तक तुम जॉब नहीं देते हो तो तुम्हारी जगह किसी और को ये जॉब के लिए रख लिया जाएगा। क्रिस घर आकर कुछ सोचता है और फिर फैसला करता है कि वो इंटर्नशिप ज्वाइन करेगा और वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेता है और साथ ही वो अपनी स्कैनर्स मशीन जो है वो बेच देता है और इतने पैसे इकट्ठा कर लेता है कि 6 महीने का उसका बजट बना रहे। वो अपना घर भी शिफ्ट कर लेता है, एक छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहता है। और एक शाम को जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसे बैंक की तरफ से एक लेटर मिला होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने टैक्स भरा नहीं है, इसके लिए आपके अकाउंट में से जितने भी पैसे वो अकाउंट में से सीज कर लिए गए हैं। मतलब यार, प्रॉब्लम जब आती है तो हर जगह से आते हैं, वो भी हाथ धो के पीछे पड़ती है। उसके पास पैसे कमाने का कोई भी अच्छा जरिया नहीं होता है। क्रिस बैंक में कॉल करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो घर का रेंट नहीं दे पाता। और एक रात वो जब अपने बेटे के साथ वापस आता है तो वो देखता है कि उसके सामान जो है घर के बाहर निकाला होता है। अब उसे पता नहीं कि उसको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। क्रिस के पास अब उसका बेटा है, उसका सामान है, पर जेब में पैसा नहीं है। इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है जिसने कभी उससे कुछ डॉलर्स उधार लिए थे। उसका दरवाजा नॉक करता है, कहता है मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, पर उसका फ्रेंड जो है वो दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो उसके पैसे लौटाना ही नहीं चाहता था। क्रिस पूरी तरह से हताश हो जाता है। उसके पास उसका सामान है, साथ ही उसका छोटा सा बेटा। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपना सामान और अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ता है और सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। उसके पास ना घर है ना पैसे। क्रिस्टोफर क्रिस से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता, उसके पास जाने के लिए, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी क्रिस के मन में एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे को एक गेम सिखाता है, उसका बेटा के साथ खेलना शुरू कर देता है और खेल खेल में वो उसे टॉयलेट में ले जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और नीचे कुछ पेपर बिछाकर उसी पर बैठ जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में लेटा देता है। उसे पता है कि आज रात उसे इसी टॉयलेट में बिताने होगी। हालांकि वो कई बार बाहर से लोग दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन क्रिस दरवाजा नहीं खोलता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। क्रिस ने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा लाचार कभी महसूस नहीं किया होता है। अगली सुबह वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद खुद अपने काम पे निकल जाता है। काम से आने के बाद वो अपने बेटे को स्कूल से ले आता है और वह शेल्टर ढूंढने के लिए चर्च में जाता है, लेकिन उस चर्च में उसे बताया जाता है कि यहाँ से फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए है। क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसके लिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो एक दूसरे चर्च में जाता है जहाँ उसे जगह मिल जाती है, लेकिन अगर उसे रोज चर्च में जा रहना है तो उसे टाइम से पहले यहाँ पर आना होगा क्योंकि लाइन के शुरू के कुछ लोगों को ही चर्च के शेल्टर मिलता है, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल होते हैं। और क्रिस का असली स्ट्रगल अब शुरू होता है। हालांकि उसका ऑफिस 7 बजे तक है, लेकिन वो तय करता है कि 5 बजे तक ही वो काम करेगा, इसलिए पूरा दिन पानी नहीं पीता क्योंकि अगर वो पानी पिएगा तो उससे टॉयलेट जाना होगा, इसमें उसका टाइम वेस्ट होगा और वो अपने काम को 5 बजे तक कैसे भी खत्म नहीं कर पाएगा। क्रिस दिन भर लगातार काम करता है। इसी तरह से अब ऐसे ही दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं। वो काम करता रहता है और अपने बेटे को स्कूल से लाता है और उसके बाद चर्च के लाइन में लग जाता है। अभी भी उसके पास एक स्कैनर बचा होता है जिसे बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। एक दिनों अपने बेटों को बास्केटबॉल खिलाने के लिए ले जाता है। हालांकि उसका बेटा तो खेल रहा होता है लेकिन क्रिस अंदर से टूटा होता है।
और वो उसी टूटे दिल से अपने बेटे को कहता है कि किसी को ये मत बोल देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। लोग जब खुद कोई काम नहीं कर पाते तो वो तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे कोई सपने हो तो तुम्हें उन्हें संजोना होगा। अगर जिंदगी में तुम्हें कुछ पाना चाहते हो तो जाओ और उस चीज को छीन लो। एक्चुअली क्रिस ने बात अपने बेटे को अपने दिल से बोली होती। वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है जिसके लिए संघर्ष कर रहा है। क्रिस के पास जो अब स्कैनर बचा है वो उसे लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर के पास, जो उस स्कैनर को खरीदना चाहता है। पर जब क्रिस उसका डेमो देता है तो मशीन नहीं चलती। इससे क्रिस का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके पास पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और अब क्रिस वापस चर्च में रात को उस मशीन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक पार्ट खराब हो गया है और पार्ट को खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहां पर उसे अपना ब्लड बेचना पड़ता है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसे से वो पार्ट खरीद लेता है जो उस मशीन में लगता है। तो मशीन ठीक भी हो जाती है। उससे वो बहुत खुश होता है और अब उस मशीन को बेचकर कुछ पैसे कमाता है और वो अपने बेटे के साथ चर्च नहीं बल्कि एक अच्छा कमरा ले लेता है। पर उन दोनों ने कई दिनों के बाद टीवी देखी होती है और रात को दोनों वहीं पे सो जाते हैं और वही क्रिस पूरी तरह मेहनत कर रहा होता है। पूरे दिन कॉल्स करता है, साथ ही सेल्स के लिए लोगों से मिलता है और वापस आने के बाद वो अपनी पढ़ाई भी करता है क्योंकि उसका फाइनल एग्जाम होने वाला है। एक्चुअली इस इंटर्नशिप में एक एग्जाम भी है जिसे पास करना बहुत जरूरी है। इसके साथ जितने भी 19 लोग होते हैं वो सब हाईली क्वालिफाइड होते हैं और क्रिस जो है अपना सिर्फ 12th पास होता है। एग्जाम का दिन आता है और क्रिस बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की होती है, इस वजह से वो सबसे पहले एग्जाम देकर बाहर निकल जाता है। उसी के साथ एक इंटर्न होता है जो एग्जाम देकर उसी के साथ उसी के लिप में आ जाता है और जब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो दूसरा पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा। क्रिस बताता है कि सारा इजी था, इससे क्वेश्चन को में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये सुनकर दूसरा इंटर्न हैरानी से पूछता है, इससे को क्वेश्चन? एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर के पीछे लिखा होता है जो इंटर्न भूल जाता है देखना। इंटर्न रूम की तरफ भागता है लेकिन शायद अब उसका कोई फायदा नहीं होता। रिजल्ट वाला दिन आ जाता है जहां पर इन समय किसी एक के लिए ये जॉब चुनी गई होती है। सबको बुलाया जाता है और जब क्रिस को बुलाया जाता है तो वहां पर वही सब लोग तो होते हैं जो पहले इंटरव्यू में उसके साथ थे। रूम में जो सबसे सीनियर है क्रिस से कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है। क्रिस कहता है कि आज मेरा ये आखिरी दिन भी हो सकता है, क्यों ना एक अच्छी शर्ट पहन कर आ जाओ। तो वो कहता है कि सेम शर्ट कल भी पहननी पड़ेगी, तो क्या तुम पहनना चाहोगे? ये सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि पिछले 6 महीने से बहुत स्ट्रगल कर रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। पास ना ही कोई घर होता है, ना खाने के लिए पूरे पैसे होते हैं, साथ में उसके पास उसके बेटे की जिम्मेदारी भी होती है। तब क्रिस कहता है हाँ, यानी कि क्रिस को ये जॉब अब मिल चुकी है। तभी सीनियर पूछता है कि क्या ये आसान था क्रिस? क्रिस कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था और अब क्रिस की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। और इस कहानी के अंत में हमें दिखाया